बात करें बेटी के बारे में, चूंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी एक धारणा है कि विवाहित बेटी जो है उसका पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है, तो अब इसमें क्या सिनेरियो है? क्या वसीयत में पिता अब बेटियों को शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए वसीयत नहीं है तो उस सूरत में क्या बेटी को उसका अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा? पहली बात तो बेटियों को कभी भी हिंदुस्तान में 1956 के बाद विल में अपनी संपत्ति देने पे रोक नहीं थी। ठीक है, देते हैं या नहीं देते वो सामाजिक प्रॉब्लम है। पर 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने कहा कि मैरिड बेटी का वही अधिकार होगा जो मैरिड सन का है। इसका मतलब अगर मैंने विल नहीं बनाई और मेरी डेथ हो जाती है, राइट, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, तो मैरिड सन का क्या राइट है? एक हिस्सा। मैरिड बेटी का भी वही हक है, एक हिस्सा। आपने कहा कि अगर विल नहीं बनाई है उस सूरत में, अगर विल बनाई है तो जिसके नाम विल करिए, तो उसमें अगर मान लीजिए बेटी को वो हिस्सा नहीं दिया गया तो बेटी क्या किसी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं? अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो हिंदू के पास पावर, हर हिंदू के पास पावर है अपनी संपत्ति किसी को भी दे, चाहे परिवार के बाहर दे दे, ठीक है, वो नहीं रोक सकते आप। अच्छा। पर विल नहीं बनाई है तो ये नहीं कह सकता कि मैरिड मेरी बहन की तो शादी हो गई है, इसको क्यों हिस्सा मिल रहा है? वो 2005 के बाद हिस्सा उसका उतना ही जितना तुम्हारा है। अच्छा, राइट, तो वो हमने लॉ इंटेस्टेट वाला जो बिना विल वाला है उसको चेंज करके मैरिड डॉटर को सेम राइट दे दिए जो एक मैरिड सन के। पर विल से आप इसको ओवररूल तो कर ही सकते हैं हमेशा। ठीक है, खैर कुछ और भी सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं लगातार, वो भी ले लेते हैं। अलीगढ़ से अगला सवाल है संध्या रानी का। ये जानना चाह रही है कि पति पत्नी एक ही वसीयत में अपनी दोनों की संपत्ति का जिक्र कर सकते हैं? हो सकता है कि दोनों की अपनी अलग अलग असेट्स हों, क्योंकि आजकल ऐसा होता है भी है, तो एक ही वसीयत काफी है या अलग अलग कर दी जाए? नहीं, देखिए, अब इसे हम कहते हैं जॉइंट विल, कि एक ही वसीयत में एक से ज्यादा लोगों ने अपनी वसीयत बनाई है। ठीक है, और एक होती है सेपरेट विल, राइट। जॉइंट विल इंडिया में वैलिड है, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। और जनरली अगर पति पत्नी होते हैं तो हम उनसे कहते हैं जॉइंट ही विल बनाओ, क्योंकि अगर जॉइंट विल रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब हस्बैंड ने उसी विल में लिखा मेरे बाद सब कुछ मेरी पत्नी का, पत्नी ने उसी विल में लिखा मेरे बाद सब कुछ मेरे पति का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी हम दोनों के बाद ऐसा होगा, ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी बराबर बराबर मेरे दोनों बेटों में बांट दी जाएगी, हम दोनों की, राइट। अब जॉइंट विल का एक खूबी है जो बहुत कम लोगों को पता है। और जॉइंट विल में खूबी क्या है? एक की डेथ के बाद सर्वाइवर विल को चेंज नहीं कर सकता। पति पत्नी में से दोनों जिंदा हैं, कितनी बार भी चेंज करो, दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो जो बचा हुआ व्यक्ति है वो विल बदल नहीं सकता। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर बचे हुए व्यक्ति की मान लीजिए माता रह गई हैं और उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बुरी बात है। हाँ, ये बुरी बात है। इसका मतलब अब उनके पास उनका राइट ले लिया। हाँ, पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि वो अपनी मनमर्जी भी नहीं चला पाएंगे अगर वो उनको लगे कि भाई मैं एक ही बच्चे को सब कुछ दे दूं, और लेकिन पिता चाह रहा है। मैं प्रॉब्लम बता दूं, मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, पिछले 4-5 साल से ना एक चीज बहुत मैं बार बार देखता हूँ, पेरेंट्स में से एक की डेथ हो गई, दूसरा पेरेंट जो है बचा हुआ पेरेंट किसी एक बच्चे पे आश्रित हो गया। आश्रित कैसे हो गया? इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली नहीं हुआ, फिजिकली हो गया। अब वो बच्चा कहता है कि दूसरा तो तुम्हारी सेवा नहीं करता, मैं करता हूँ, विल बदलो। अच्छा, अगर ये सेपरेट विल होती तो वो माँ या पिता पे प्रेशर डालता। अब पेरेंट्स पे क्या ऑप्शन है? अगर विल बदलें तो बाकी बच्चों से संबंध खराब, और ना बदलें तो घर में रहना मुश्किल। अगर आपने वो जॉइंट विल बनाई है, राइट, जिसमें सर्वाइवर पे पावर ही नहीं है चेंज करने की, तो कहेगी बेटा मैं बदलना तो चाहती हूँ, पर ये विल ही ऐसी है बदल नहीं जा सकती, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट विल है इसमें चूंकि दोनों का हिस्सा तो अलग अलग था, माता का और पिता का, उन्होंने एक जॉइंट विल बना दी। अब अगर मान लेते हैं कि पिता के उसमें जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो माँ जो है वो अपने हिस्से के लिए भी विल में कुछ बदलाव नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि मैंने और आपने मिलकर एक विल बनाई। हाँ, अब ये तो हम दोनों में एग्रीमेंट हो गया ना, इम्प्लाइड ट्रस्ट है कि हम दोनों के बाद ये होगा। ठीक है, अब ये एक जने के जाने के बाद वो ट्रस्ट कैसे तो हमने एक दूसरे पे विश्वास किया जी कि भाई मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे बाद सब कुछ मेरा, और हम दोनों के बाद ऐसा होगा। तो हम दोनों में एक एग्रीमेंट था ना, एक एग्रीमेंट था। हाँ। अब ये एग्रीमेंट कैसे टूट सकता है एक के जाने के बाद? ठीक है, तो मतलब बेसिकली विल में बदलाव हो ही नहीं सकता। अगर जॉइंट है, अगर सेपरेट है तो हो सकता है।
अच्छा। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। एक आम आदमी जो अपनी संपत्ति की प्लानिंग कर रहा है, पूरा शो उसने देख लिया, अब वो ये सोच रहा है कि मुझे एस्टेट प्लानिंग करनी ही करनी है, अब उसको सबसे पहले क्या कदम जो है उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले लिस्ट बनाओ आप पे क्या क्या है, ठीक है, राइट, और वो लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। फिर बताओ मुझे ये चीजें किसको देनी है, राइट, कब देनी है और कैसे देनी है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। अगर जिसको देनी है वो इसे लेने में सक्षम ना हो, जैसे उसकी मृत्यु मेरे से पहले हो जाए, ठीक है, तो किसको देनी है, ठीक है, तो आपको प्राइमरी बेनिफिशियरी और सक्सेसर बेनिफिशियरी डिफाइन करना पड़ेगा हर एसेट में, राइट। अगर आपने ये चीजें कर ली उसके बाद आप शायद विल अच्छे से बना सकते हैं, राइट। तो ये स्टेप्स तो शुरुआत में लेने पड़ेंगे, राइट। ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेप है, राइट। इसके बाद फिर और स्टेप्स हैं, लीगल स्टेप्स हैं, वो सब है, वो अलग बात है। वो जो सोच है ना बांटने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हम शायद एक सेशन इसमें एक एपिसोड करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग, क्योंकि मुझे लगता है जो एस्टेट प्लानिंग है ना, वो कानूनी जो बातें हैं ना उसमें वो 10% है, असली प्रॉब्लम है इमोशंस, क्योंकि हर आदमी की सोच डिफरेंट है जी, राइट, उसके परिवार डिफरेंट है, उसके परिवार की उपेक्षाएं डिफरेंट हैं, बिल्कुल, उनकी एबिलिटी टू मैनेज मनी डिफरेंट है, तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने एस्टेट प्लानिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। तो ये आपने जो है बहुत अच्छी बात कही है दीपक सर, कि हमारी जो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो डिफरेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए सबकी एस्टेट प्लानिंग काफ़ी हद तक मुझे लगता है, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में 90% हम इमोशन से ही होकर चलते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा मेजर आ जाता है। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ आए, यहाँ पर आपने हमारे को जो है वो सारी चीज़ें बताई कि बेसिकली एस्टेट प्लानिंग जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और अब तक मुझे लगता है वसीयत के इतने सारे ऐसे पहलू थे जिनसे हमारे दर्शक अभी तक अनजान थे, कि सिर्फ सबको ये समझ तो आता था कि हाँ वसीयत बनानी ज़रूरी है, लेकिन कैसे ज़रूरी है और किन किन बारीकियों का ख्याल रखना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझा दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एस्टेट प्लानिंग जो है वो एक बार का काम नहीं है, ये समय के साथ ना ऐसी प्रक्रिया है जो अपडेट होती रहती है। हर व्यक्ति को वसीयत ज़रूर बनानी चाहिए, ये कोई विकल्प नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि देखिए संपत्ति आपकी है, जितनी आपकी संपत्ति है उसका सही बंटवारा भी तो होना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा हो जाए, और ये तभी संभव होगा जब आप स्पष्ट रूप से वसीयत में ये लिखेंगे कि भाई आपको किसे क्या देना है। तो इस छोटी सी तैयारी से आप अपने परिवार को ना बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। सो वक्त है सोचने का और एक सही कदम उठाने का, तो वसीयत जरूर बनाएं और अपने परिवार को संकट से बचाएं। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते तब क्या होगा कि अगले शो में एक बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।